देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश का सवाल में आपका बहुत स्वागत है। एक तरफ ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों ही बंगाल चुनावों को लेकर अग्रेसिव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरी पिक्चर से ही नदारद हैं। एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने आज बंगाल में सियासी शंखनाद किया, तो दूसरी तरफ राहुल तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राहुल की ये सियासी हरकत जो है वो सभी के समझ में आने से थोड़ा दूर है। उनकी सियासत सभी की समझ से परे दिख रही है। तमिलनाडु में भी हालांकि चुनाव है, लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां पर कांग्रेस प्रचार के मामले में हर लिहाज से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। उसके शीर्ष नेता की इस तरह पार्टी से बेरुखी सवाल कई खड़े कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को 30 सीटों पर, 1 अप्रैल को 30 सीटों पर और 6 अप्रैल को 31 सीटों पर चुनाव होने हैं। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, लेकिन कांग्रेस इन चुनावों को लेकर गंभीर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, या फिर यूं कहिए कि कांग्रेस ने बंगाल चुनावों से एक दूरी बना ली है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल बहुत अहम हो जाते हैं जो आपके साथ साझा करना जरूरी भी है। एक एक करके वो सवाल हम आपके सामने भी रखेंगे, लेकिन आज की ये तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। तमिलनाडु में राहुल गांधी हैं, उनके 3 दिन का ये दौरा है। दूसरे दिन आज तमिलनाडु में राहुल गांधी आम लोगों के बीच पहुंचे, संबोधित भी किया, केंद्र सरकार पर, मोदी पर सीधे सीधे हमला भी बोला और कई एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा दिए। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में आज कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर महागठबंधन की रैली हुई, जिसमें लेफ्ट कांग्रेस नजर आए और साथ ही साथ आम लोगों से वोट देने की अपील भी की। अधीर रंजन चौधरी जरूर कांग्रेस की तरफ से नजर आए, लेकिन सवाल ये, पश्चिम बंगाल जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां बीजेपी पूरी जान लगा रही है, वहां आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं है? ये तस्वीरें देखकर आपके भी जहन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, लेकिन आज देश का सवाल में हम जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कि राहुल की बंगाल से दूरी आखिर वजह क्या है? क्या लेफ्ट का साथ एक मजबूरी तो नहीं है? कांग्रेस ने बंगाल चुनावों से पहले क्या एक तरीके से हथियार डाल दिए हैं? हम कह सकते हैं क्या कि कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है? राहुल गांधी बंगाल चुनावों से दूरी आखिर क्यों बना रहे हैं, ये भी चर्चा का एक मुख्य कारण रहेगा। बंगाल के सियासी रण के बीच में राहुल की चुप्पी के मायने आखिर क्या निकाले जाएं जब वो तमिलनाडु पहुंच रहे हैं, केरल पहुंच रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक भी दौरा उनका हुआ नहीं। पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में वो पहुंच नहीं रहे, जबकि चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। इन सभी सवालों को लेकर एक एक मेहमान के पास हम जाएंगे। हमारे साथ एक एक करके जैसे मेहमान जुड़ते रहेंगे उनका तारुफ आपसे कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बादल देवनाथ जी हमारे साथ हैं, टीएमसी के लीडर, और साथ ही साथ अजमल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ जी, आप ही से पहला सवाल कर लेती हूं। हालांकि राहुल को लेकर मैं कांग्रेस के मेहमान से पहला सवाल करना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी आजकल फुल एग्रेशन में नजर आ रही हैं। मुझे बताइएगा कि राहुल गांधी का नहीं पहुंचना ये आपकी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, ममता बनर्जी जो पिछले दिनों हमने देखा है आक्रामक भी नजर आई हैं, बुलंद आवाज भी उनकी नजर आई है, सरकार पर हमला भी बोला है, मोदी सरकार को लेकर कई सवाल भी किए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि पिछले दिनों ममता बनर्जी सिर्फ सवालों से घिर गई? जो पॉइंट्स बीजेपी ने उठाए उनके जवाब ही देती रह गई, अपने मुद्दे हैं नहीं, आने वाले चुनावों को लेकर क्या करेंगी, क्या आम लोगों के बीच अपने मुद्दे लेकर पहुंच रही हैं, ऐसा कोई जिक्र हम नहीं सुन रहे? देखिए रचना मैडम, हर दिन एक महिला के लिए, एक महिला लीडर, जहां जाता हूं मैं, हर जगह में, पूरे देश में, हर जगह में ममता दीदी कहते हैं। मोदी जी को तो कोई बड़ा भैया नहीं कहते हैं, अमित शाह को कोई बड़ा भैया नहीं कहते हैं, लेकिन दीदी को ममता दीदी कहते हैं। मतलब दीदी काम क्या है? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हर दिन, हर समय, हर परियोजना के ऊपर कह दिया, सर्टिफिकेट किया। ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर जितना सीएम है, सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया है। लेकिन आज भी मैं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आ गया, मैं तो आपका चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, शिवराज सिंह का ये हर 2-3-4 बाहुबली जो गुंडागर्दी करता है बंगाल में, जो तस्करी जो करते हैं, जो लोग राजनीति के नाम पर हर दिन हंगामा करते हैं। और रचना मैडम, नया कर्मी और पुराना कर्मी जो है
इन लोगों को रात दिन मारपीट चल रहा है, मार दिन उनका पार्टी में हंगामा कौन कर रहा है? बादल देवनाथ जी, चल रहा है। हंगामा कौन कर रहा है? बीजेपी बार बार कह रही है कि ये तो टीएमसी के गुंडे हैं। आप मुझे अपना सवाल कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है टीएमसी के गुंडे हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, जो बवाल करते हैं, जो हिंसा करते हैं। सत्ता में तो आप लोग बैठे हैं, पुलिस तो आपके कहने पर काम करेगी, कंट्रोल कीजिए। मैडम बोलने दीजिए, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं और हम सब पूरे बंगाल जानते हैं, पूरे बंगाली समाज जानते हैं, भाजपा के अंदर नया और पुरातन कर्मी दोनों आदि और नवो, ये दोनों मिला के हर दिन मारपीट चल रहा है और उनका पार्टी में उनका पुलिस पर हमला कर रहा है और हर दिन झमेला मारपीट कर रहा है। देखिए 2-3-4 दिन पहले दिलीप घोष ने माँ दुर्गा के ऊपर कितना बड़ा अपमान किया। रचना मैडम, आपके लिए मैं एक बार ये लोग जो जय श्री राम कहते हैं, और मैं आप एक बार मैं इनको कहता हूँ, संघ परिवार के अंदर एक भी महिला नहीं रहता है और सीता माता को अपमान करते हैं, क्योंकि जय सिया राम माँ सीता का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं माँ सीता 19 परीक्षा नहीं था। ऐसे नहीं हो जाता अपमान, ऐसे नहीं हो जाता अपमान। आप अपने आप अपने मन में मजबूत आस्था रखिए, मजबूत धारणा रखिए, नहीं होता ऐसे अपमान। कोई कुछ भी कहता रहे, नहीं होता। हमारे जो भगवान है उनका बड़ा सम्मान है, उनके लिए बड़ी आस्था है, विश्वास है, ऐसे नहीं होता सम्मान। कोई कुछ भी कहता रहे वो छोड़ दीजिए। मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ, और चूंकि बादल देवनाथ जी चूंकि और मेहमान भी हमारे साथ हैं, आऊंगी अभी तो अभी आप रहेंगे। संदीपा चक्रवर्ती जी जुड़ गई हैं हमारे पास, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव नेता सीपीआई की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। संदीपा जी, चूंकि शुरुआत तो मैं आपसे ही करना चाह रही थी, राहुल गांधी पर आज हमने डिबेट रखी है। राहुल गांधी, जब पश्चिम बंगाल को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं, जब सबसे ज्यादा चर्चा 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल की हो रही है, राहुल गांधी ने डिस्टेंस क्यों बना लिया? राहुल गांधी पहुंचेंगे नहीं क्या पश्चिम बंगाल? जी देखिए, राहुल गांधी जी का तो अभी सफर हो रहा है ना, एक जगह पे तमिलनाडु में हो रही है, वहां पे भी तो इलेक्शन है। और क्या है ना कि ये तो पार्टी की इंटरनल मैटर है कि किसका शेड्यूल कैसे बनाया जाए, ये तो इंटरनल मैटर है, ठीक है। तो आई गेस इस पे राजनीति करना सही नहीं होगी। इस टाइम पे हम लोग को असली मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। और गांधी फैमिली और मीडिया ही कहते हैं कि गांधी फैमिली कांग्रेस को चला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब जब राहुल गांधी नहीं आए तो ये मुद्दा बन गया। देखिए, कांग्रेस एक ऐसा बड़ा परिवार है ना कांग्रेस, और गांधी फैमिली का योगदान इस भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में रही है, ये बात सही है। लेकिन इतना बड़ा एक फैमिली है कांग्रेस, इसका एक पार्ट गांधी फैमिली भी है। तो अलग से इस फैमिली को टारगेट करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। कोई किसी फैमिली को टारगेट नहीं कर रहा है। मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, चूंकि हमारा काम है सवाल करना। हाँ, आप ये देखिए ना, आप ये देखिए, आज फरवरी का आखिरी दिन है, फरवरी बीत चुका है, चुनाव बहुत नजदीक है, समय बहुत कम बचा है। 2020 में बीजेपी ने एक के बाद एक रैलियां शुरू कर दी थी, और वो भी टॉप के नेता पहुंच रहे हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं पहुंच रहे हैं। 2020 के एंड से रैलियां शुरू हो गई थी, 2020 गुजरा, 2021 के 2 महीने गुजर चुके हैं। कब पहुंचेंगे राहुल गांधी? हम क्यों ना कहें, जो पब्लिक डोमेन में लगातार बातें, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या पश्चिम बंगाल में वॉकओवर दे दिया है कांग्रेस ने? रचना जी बोलने दीजिए, रचना जी प्लीज, मैं वापस से बोल रही हूँ, ये पार्टी की इंटरनल मैटर है, हर एक का एक शेड्यूल होता है, ठीक है ना। और ये शेड्यूल काफी दिनों पहले से तय हो जाती है, और इस पे मैं कोई भी किसी भी तरह की डिपेंड मैं नहीं कर रही हूँ। जो फैक्ट है मैं वही बता रही हूँ। और मोदी जी का भी हो, शाह जी का, अमित शाह जी का भी हो, किसी का भी हो, काफी दिनों पहले से सभी का शेड्यूल तैयार हो जाती है, राइट। तो बंगाल में भी राहुल गांधी जी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, मतलब आने वाले दिनों में हम देखेंगे राहुल गांधी पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल, क्योंकि अभी तो तमिलनाडु, केरल यहीं पर हम देख रहे हैं। जी, ये आप लोगों को पता चल जाएगी, आने वाले दिन में। आप देखिए ना, बंगाल में तो अभी खेला शुरू हुई है। अच्छा। आप देखो ना, आज तो ब्रिगेड हो गया बंगाल में, और ये ऐतिहासिक ब्रिगेड हो गया बंगाल में। पूरा रिकॉर्ड, पिछले सालों का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, और
और ममता बनर्जी आज बोले कि बंगाल का असली रॉयल बंगाल टाइगर ममता बनर्जी है। मैं यहाँ पे उनको थोड़ा सा सुधरना चाहती हूँ। बंगाल का अगर कोई रियल रॉयल बंगाल टाइगर है वो है श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अच्छा, मैं उनको थोड़ा सा सुधर के देना चाहती हूँ। देखिए बादल देवनाथ जी भी हंसने लगे आपकी बात को लेकर। अगर ये बड़ा खेल शुरू हो रहा है, अगर ये बड़ा खेल शुरू हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि राहुल गांधी भी इस बड़े खेल में शामिल होंगे, हम लोगों के बीच पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है, अगली बार अगला सवाल मैं आपसे दूसरा कर लूंगी। ठीक है, अगला सवाल दूसरा कर लूंगी। विवेक जी, रचना जी, आप लोग तमिलनाडु में राहुल गांधी जी का जो दौरा हुआ कवर क्यों किए होंगे ना? बिल्कुल कवर कर रहे हैं, हेडलाइंस में चल रहा है, हेडलाइंस में चल रहा है, बेफिक्र रहिए, हेडलाइंस में चल रही है। राहुल गांधी की स्टोरी हेडलाइंस में, मैम शो शुरू होने से पहले हेडलाइंस में राहुल गांधी की स्टोरी रही, आप बेफिक्र रहिए। निष्पक्ष तरीके से। विवेक श्रीवास्तव जी, आज चुनावी बिगुल फूंक दिया है अब महागठबंधन ने। नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है संदीपा जी, आपको ऐसा लग रहा है कि मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन आम जनता की नजर से देखिए, हमें लग रहा है हम मिस कर रहे हैं। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल पहुंचे, आने वाले वक्त में पहुंचेंगे, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। सब मिस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल में आएंगे और बाकायदा सभी के साथ मुझे इंतजार रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा। हाँ, मुझे इंतजार रहेगा जब मंच से राहुल गांधी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। विवेक श्रीवास्तव जी, हाँ ठीक है, महागठबंधन की बड़ी रैली रही, एक तरीके से कह सकते हैं सही मायनों में चुनावी बिगुल फूंक दिया। पश्चिम बंगाल के लोगों में किन किन मुद्दों को लेकर आप पहुंचेंगे, और कहीं पश्चिम बंगाल की जनता कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगी इस महागठबंधन से? नहीं, क्यों कंफ्यूज होगी? सेक्युलर गठबंधन है और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की बात होगी, ना राम की बात होगी, ना रहीम की बात होगी, ना अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे, ना जय श्री राम के नारे लगेंगे, क्योंकि आस्था के प्रतीक है, घरों में अच्छे लगते हैं, मंदिरों में अच्छे लगते हैं, साधना के चिन्ह है, इनका मिसयूज राजनीति में नहीं होगा। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ आगे बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक सोनार बंगाल की बात करती है तो वो सोनार बंगाल में सिलेंडर के दाम क्या होंगे, पेट्रोल के दाम क्या होंगे, डीजल के दाम क्या होंगे, बंगाल में एक डॉक्टर को बनाने के लिए कितना कैपिटेशन लगेगा, बीजेपी जरा बताए। और 7 साल से केंद्र में सरकार है, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, कौन सा चमत्कार होने जा रहा है, क्या लक्ष्य है सोनार बंगाल बनाने का, क्या टारगेट है इनका, जरा डिफाइन करके बताएं। तो इसके पास, बीजेपी के पास शब्द नहीं है, इनके पास एक ही नैरेटिव रहा है कि 14.50% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को डरना चाहिए। मुसलमानों का आक्रमण होने जा रहा है, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू रह नहीं सकता है। तो ये इस प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ लेफ्ट ने कांग्रेस के साथ और अन्य सेकुलर लोगों के साथ, सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के बिगुल बजाया है। हमारा आह्वान है कि हर वो व्यक्ति जो अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है और जो एक सेकुलर भारत के निर्माण में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो इस गठबंधन के साथ आए और लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को बंगाल में विजयी बनाए। बड़े अच्छे आपने पॉइंट्स उठा दिए और मैं बड़ा इंतजार कर रही हूँ कि बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े ताकि आपके उन्हीं सवालों को लेकर उनके पास जा सके। और चूंकि कुछ मुद्दे तो पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, लेकिन कुछ ओवरऑल जो महंगाई के मुद्दे हैं वो देश भर से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं भी उनसे सवाल करना चाह रही थी। आप जैसे ही जुड़ेंगे हम उनसे बात करेंगे। लेकिन अजमल खान साहब, AIMIM की जो एंट्री हुई है पश्चिम बंगाल में, इस बार कैसे देख रहे हैं अपना भविष्य? देखिए, हम लोगों ने 2 साल पहले ये डिसाइड किया था कि पश्चिम बंगाल में हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे लोग वहाँ लगातार काम कर रहे हैं, हमारे पश्चिम बंगाल के इंचार्ज माजिद हुसैन साहब लगातार वहाँ बने हुए हैं, लोगों में अपनी बात रख रहे हैं। जो अत्याचार, जो हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई, जो हमारे लोगों को शिक्षा में, रोजगार में पीछे रखा गया, उसकी बात हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये बात तो है नहीं कि हम इसको पहली बार कह रहे हैं, केवल एक डिफरेंस आया है। तो वो डिफरेंस में मैं आपको बताता हूँ, सारी तरह की गवर्नमेंटें जो थी उन्होंने तमाम कमेटियां और कमीशन अपॉइंट किए जिनकी रिपोर्टें आई, जिसमें ये कहा गया कि मुसलमानों का सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, शैक्षिक स्तर, ये तमाम दलितों से बदतर है हिंदुस्तान में बसने वालों के लिए। अब दिक्कत एक आ गई कि एक मुस्लिम लीडर इस बात को कह रहा है कि, और ये यही नहीं कह रहा है, ये भी कह रहा है कि दलितों को, पिछड़ों को उनका हक नहीं दिया गया है। तो अगर बाकी लोग ये बात करें, अगर टीएमसी ये बात करे कि मुसलमानों के साथ ये अत्याचार हुआ, ये उनको इनके रोजगार की वो नहीं दी गई, तो बहुत अच्छी बात। लेफ्ट वाले करें तो बहुत अच्छी बात, कांग्रेस वाले करें तो बहुत अच्छी बात। एक मुस्लिम लीडर करता है तो उसको दूसरे नजर से देखते हैं। बस इतनी सी बात है, हम लोगों तक अपनी बात कह रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, मालूम चल जाएगा। अब जब एंट्री हुई है तो उम्मीदें आपकी बहुत ज्यादा होंगी भी, लेकिन बादल देवनाथ जी, ये सवाल तो मेरे जहन में भी है। देखिए, ओवैसी की एंट्री हो गई, अब्बास भी हैं, अब ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक इधर खिसक गया तो ममता बनर्जी इस मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार कैसे रख पाएंगी?
रचना मैडम, आज आपने देखा सभा देखा, संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड मोर्चा का जो सभा आपने देखा, हाँ 50,000 के ऊपर लोग हुआ, हाँ 50,000 के ऊपर लोग नहीं हुआ। और जो रैली आ रहे थे कलकत्ता में, हर चैनल में दिखा रहे थे, वो वाम का था। अब्बास का तो लोग ज्यादा नहीं था, 2-3 हजार 5,000 था। अब्बास के पास तो लोग नहीं है। और AIM का जो टारगेट था अब्बास को लेके, अब्बास को उनको छोड़ के चला गया। और इमाम का जो कार्यकर्ता था बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, कर लिया। बादल देवनाथ जी सुनिए ना, बिहार के इलेक्शन आपको याद होंगे, तेजस्वी तेज प्रताप की रैलियों में कितनी भीड़ उमड़ती थी, चिराग पासवान की रैलियों में कितनी भीड़ उमड़ती थी, क्या रहे नतीजे? बेटा ऐसा भी हो अच्छा सकता सवाल है, किया। ऐसा भी हो सकता है कि वोटर्स रैली में ना पहुंचे, वोटिंग वाले दिन दिखाएं। कितना सवाल किया मैडम, कितना अच्छा सवाल किया। मैडम आपको याद करा दूं, वो जो जब काउंटिंग हो रहा था उस दिन नीतीश कुमार ने, मैं इंडिया चैनल को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नीतीश कुमार जी क्या किया, जो लोग जीत गए, आरजेडी के जो लोग जीत गए, जो एलजेडी के जो जीत गए, 30 के ऊपर एमएलए जो जीत गए, उनको कहेगा तुम जीत गए हो, चाहे के आओ, मैं तुमको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। रात 11 बजे और तेजस्वी यादव को रात 11 बजे सर्टिफिकेट दिया। और 30 ऐसे एमएलए है जिसको रात 3 बजे पता तुम हार के भाजपा जीत गए। ऐसे किया नीतीश कुमार ने, और भाजपा भी खुद जानते हैं नीतीश कुमार कैसे सत्ता में आया, नहीं तो वही बच्चा वहां पर सीएम बन जाते थे। लेकिन AI का जो काम है, मुस्लिम वोट को अलग करना और हिंदू वोट को भाजपा को खिलाना। अच्छा, चूंकि जब मुस्लिम बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, देखिए 14 मिनट बीत चुके हैं डिबेट के, और बार बार जब बीजेपी का जिक्र हो रहा है तो बीजेपी के मेहमान को हिचकियां आ रही होंगी, और शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं इस बीच में। बहुत से सवाल हैं, आप उनसे सवाल करने का नंबर आ गया है। शिवम त्यागी, ऐसा क्यों लग रहा है, जो कि लगातार बातें हो रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एंट्री तो हुई है, सोनार बांग्ला बनाने की बात हो रही है, लेकिन बू क्यों आ रही है कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग बट गए हैं या बांटने की कोशिश हो रही है? विकास के मुद्दों पर बात नहीं हो रही, यहां अस्पतालों की बात नहीं है, स्कूलों की बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात नहीं है। बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूं, बादल देवनाथ जी मेरे भाई हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, 2011 का टीएमसी का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, उसमें बड़े साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है कि हम मौलवियों को, इमामों को, अजान देने वालों को तनख्वाह देंगे। क्यों? पुजारी इस देश में नहीं है क्या? उनको तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए? मैं नहीं कहता हूं, या तो किसी को मत दो या सबको दो। माइनॉरिटी अपीजमेंट बीजेपी कर रही है। आज 56,000 इमामों को और अजान देने वालों को तनख्वाह मिल रही है। आप मुझे बताइए, 56 साधुओं को 56 रुपए भी दे रही है क्या टीएमसी? ऐसा माइनॉरिटी अपीजमेंट क्यों? अब इस बात को अगर बीजेपी चुनाव के दौरान या बाद में या पहले या हमेशा उठाए तो आप बांटने की बात करो। हम बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि ये चश्मे पर एक आंख पर ऐसे हाथ रख के एक आंख से मत देखिए, सबको बराबर देखिए। अगर आपको देनी है इमाम को दीजिए और फिर पुजारी को भी दीजिए, या फिर किसी को भी मत दीजिए। कमाल की बात है, 56,000 लोगों पर हम वो दे रहे हैं। कल मैं भी एक काम करता हूं, जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूं या अजान देना शुरू कर देता हूं, मुझे भी तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाएगी। पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। और आपने कहा कि विकास की बात क्यों नहीं होती? विकास की बात बादल देवनाथ को करनी चाहिए, 10 साल से सरकार में है। इनके बताइए, इन्होंने कहा बताया कि हमारी ये उपलब्धियां हैं? उपलब्धियां तो गिनाते नहीं है। बीजेपी कर रही है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो। आपने 10 साल में क्या किया, उसका जवाब लेकर जनता के बीच में जाइए, जनता तय करेगी आपको। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ये जो कुछ हो रहा है ये तो सब कुछ टीएमसी की देन है, लेकिन अभी एक और मेहमान महंगाई का जिक्र कर रहे थे। विवेक जी पूछ रहे थे कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्या करेगी? क्या सिलेंडर सस्ता कर देगी या पेट्रोल डीजल सस्ता कर देगी? ये किसान जो नाराज दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, क्या करेगी बीजेपी? इस महंगाई से निजात कैसे मिलेगी? बंगाल में सिलेंडर की क्या कीमत होगी शिवम जी? और पेट्रोल का क्या दाम रखेंगे आप बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में करेगी। जब आप विवेक जी जब आप बोल रहे थे तब तो मैं अवेलेबल भी नहीं था, तो कम से कम इतना तो टॉलरेंट हो जाइए, विवेक जी, इतना तो टॉलरेंट हो जाइए कि कम से कम जवाब सुन लो। पहले भी आपने सवाल आपका बता दिया रचना जी ने।
आपका सवाल रचना जी ने बता दिया, आप उसको रिपीटेटिव मोड में क्यों जा रहे हो? लेट मी आंसर। सो द पॉइंट इज सिर्फ और सिर्फ बंगाल में नहीं, हम पूरे भारत में करेंगे। जहां तक बात सिलेंडर की है, जहां तक बात डीजल की है, जहां तक बात पेट्रोल की है, हाँ फॉर द टाइम बीइंग जरूर पेट्रोल डीजल और तमाम रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन से ये देश और दुनिया निकली है वो हालात बेहद खराब थे। ह्यूमन काइंड के 300 साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसी महामारी इस दुनिया ने नहीं देखी है। लेकिन हाँ क्रूड प्राइस $108। इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल से मतलब नहीं है। विवेक जी थोड़ा पढ़ लिए होते तो बेहतर होता। मैंने क्या कहा? राजस्व विभाग का वित्तीय घाटा 9% बढ़ चुका है। आपको पता है, आपको पता है कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छे तरीके से पता है मुझे, बहुत अच्छे तरीके। अरे सुनिए, आपसे बेहतर आंकड़े पढ़ के बैठा हूं, जब चाहिए होगा जब कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से तमाम तरह की चीज, बिल्कुल क्रूड ऑयल के रेट घटे हैं। मैंने कहा ही नहीं कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, आप जा कह रहे हैं। मैंने कहा कि हिंदुस्तान या फिर पूरी दुनिया के पास इस समय अगर कीमत बढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शंस में नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, देश को आगे चलाएगा कैसे? देश आगे चलाएगा कैसे भाई? देश आगे चलेगा कैसे? मुझे ये बताइए विवेक श्रीवास्तव जी। जनता जिस तरह से, जिस जनता को जिस तरह से फूड भी दिया गया, 800 मिलियन लोगों को खाना भी दिया गया, तमाम तरह की चीजें दी गई, सब कुछ दिया गया। सहमत है आप इस बात से? मैं क्या कहता हूं, सुनिए, तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह की चीजें हैं जिनको इंप्रूव करने की जरूरत है। तेल कंपनियों को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, उसको जीएसटी के अंतर्गत लाने की भी जरूरत है। लेकिन सरकार जिस तरह से घाटे में रही है, आपको पता है जीएसटी 2019 मार्च का घाटा कितना है? बताइए जरा। 65,000 करोड़ कहां से आएगा? जून का पता है कितना घाटा? अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ऐसा है क्या शिवम? ऐसा है क्या? क्योंकि विवेक जी तो इंतजार कर ही रहे थे, विवेक जी तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन जब हफ्ते में एक बार पेट्रोल मुझे गाड़ी में डलाना होता है तो मुझे भी ये लगता है कि इतने ज्यादा रेट्स हाई हैं, मैं भी पूछ लूंगी जरा। लेकिन विवेक जी बीच में इंटरफेयर कर गए और आप कह रहे हैं सरकारी खजाना कम हुआ है, सरकार को नुकसान हुआ है, इसीलिए सब टैक्सेस बढ़ गए हैं। मतलब ये सब कुछ हमारी जेब से जाएगा और हमें झेलना होगा। पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अगर आप राहत दे दें तो वो अलग बात है। बादल देवनाथ जी आपसे पूछूंगी सवाल, लेकिन संदीपा चक्रवर्ती जी आप कह रही थी राहुल गांधी को लेकर, शिवम पूछ ले। नहीं, हाँ नहीं, अच्छा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी पूछ लीजिए। नहीं आप बोलिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा पश्चिम बंगाल को कुछ राहत दे दे। मैंने कहा कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा कि रचना जी, आपने और आपके, अगर हम पीछे 3 पीढ़ियों में भी चले जाए तो इस दुनिया के इतिहास में, ह्यूमन काइंड के इतिहास में इतनी बड़ी महामारी आज तक नहीं हुई। दूसरे विश्व युद्ध में 55 कंट्रीज इन्फ्लुएंस थी, इसमें 180 प्लस कंट्रीज इन्फ्लुएंस हुई है और लोग इतना परेशान हुए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस, अरे भैया 2014 के क्रूड ऑयल प्राइसेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप सुनते नहीं है, आपकी सुनते नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि राजकोषीय घाटा है तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, पूंजीगत निवेश को चलते रहने की जरूरत है, सड़कें बनाते रहने की प्रॉब्लम जरूरत फिलहाल है। ये भी है, प्रॉब्लम फिलहाल ये भी है कि मेरे साथ जुड़े हुए सभी मेहमान एक साथ चिल्ला रहे हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि सबकी चीख चिल्लाहट में मैं सुन नहीं पा रही हूँ, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं कि यहाँ सरकार बनाएंगे। लेकिन सवाल ये कि अभी भी राहुल गांधी ने दूरी क्यों बनाई हुई है? और अब जब मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है तो मुझे लगता है कि संदीपा जी से मुझे सवाल करना चाहिए। और चूंकि संदीपा जी से इससे पहले बात हो रही थी, देखिए तमिलनाडु की हेडलाइन आपने सुन ली होगी, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ बोला है, ये भी हमारी हेडलाइन स्टोरी है। ये 2 स्टोरी हेडलाइन में कांग्रेस से जुड़ी हुई। अब मेरा सवाल ये है, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी तो पहुंचे नहीं, अब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरा है कौन? जी, कांग्रेस की तरफ से मुख्य चेहरा कौन है ये यहाँ पे मैं बैठ के नहीं बोल सकती हूँ। हमारी गठबंधन हो रही है और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो लोग जो तय करेंगे वही हम फॉलो करेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि श्री अधीर रंजन जी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हम लोग को उनके गाइडेंस पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैदान में हम लोग उमदा काम कर रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी वाले बोले कि खेला होवे मतलब खेला होगा, खेला होवे, ठीक है। लेकिन मैं इन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जाके लूडो खेलिए, मैदान हमारा है।
अच्छा, लेकिन मैदान ऐसे होगा कैसे? आप ये बताइए, राहुल गांधी हर मंच से सवाल करते हैं केंद्र सरकार को लेकर, सवाल करते हैं बीजेपी को लेकर, सवाल करते हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, और आप जानती हैं बीजेपी की तरफ से कौन कौन किस किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक दौरे कर रहा है। फिर खुद चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या फिर एक पूरी टीम बनी हुई है ना, आप तो लगातार देख रही होंगी, लगातार एक्टिव है बीजेपी के नेता। फिर कांग्रेस कैसे कह रही है, फिर कांग्रेस कैसे कह रही है कि टीएमसी भी खेल खेल रही है, बीजेपी भी लोगों को बांट रही है, सरकार तो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जी, बंगाल बीजेपी का हालत आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बंगाल बीजेपी का हालत हो गया टर्न की प्रोसेस। टर्न की प्रोसेस मतलब जो एक फर्निश्ड फ्लैट होती है ना, कि हम दरवाजा खोले और पूरा का पूरा फ्लैट फर्निश्ड है, वो लोग तो भाड़े पे लेके आ रहे हैं टीएमसी से लोग। मतलब क्या हो गया, टीएमसी एक गोडाउन है, फैक्ट्री है, और बीजेपी है हो गया शोरूम। ठीक है, बीजेपी का जितना भी सारा लीडर है अभी बंगाल में, पूरा का पूरा इनकी तैयारी हुई है टीएमसी में। वो नर्सरी है तो यह है हाई स्कूल। हाँ, और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ महंगाई की बात भी। जी हाँ, हमारे राहुल गांधी जी हर तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि महंगाई इतना है। आप कुछ देर पहले रचना जी बोल रहे थे पेट्रोल डीजल का जो भी बोल रहे थे, आप गैस सिलेंडर का जो भाव है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि देश को बताइए कि, और देश जानना चाहता है कहाँ है हमारी स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी आंटी जी कहाँ है अभी? क्या अभी भी वो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को चूड़ियां नहीं भेज पाई? क्या अभी भी वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से डिजाइन के, कौन से पैटर्न? अच्छा, जब आप बोल रही थी, आप जब बोल रही थी संदीपा जी, आप जब बोल रही थी तो शिवम त्यागी शुरुआत में बहुत तेज हंस रहे थे, लेकिन जब महंगाई का जिक्र हुआ तो हंसी तो गायब हो गई, लेकिन अभी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे जवाब? जी, मैं वही बोलना चाहती हूँ कि कहाँ है? नहीं, शिवम बोल रहे हैं, शिवम जी बोल रहे हैं, आप ही की बात का जवाब दे। बिल्कुल, आप इनको कहिए प्लीज चुप हो जाए। मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था, बड़ी शालीनता से सुन रहा था। मैं जब भी ऐसे ही हंस रहा था, अब भी ऐसे ही हंस रहा हूँ। ये कांग्रेस ऐसी हो गई है, बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूँ, महिला का सम्मान करते हुए, कि सांप सीढ़ी और ये लूडो यही सब खेलते रहना, चुनाव में मत जाना, फिर कहना कि ईवीएम खराब है। मैं महंगाई पर भी जवाब देने के लिए आपको उसी तरीके से तैयार हूं जिस तरीके से बंगाल पर। और कहते हैं कि फर्निश्ड फ्लैट जैसी बात हो गई। भूल गए 2019 में कितनी सीटें आई थी? कांग्रेस एंड लेफ्ट इज लेफ्ट आउट टू शून्य। उनके लीडर के आईक्यू लेवल के बराबर, 0। आपको भी पता है अच्छी तरीके से कितना दमखम और जोर शोर से आप वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। महंगाई मुद्दा आपके लिए है, मेरे लिए भी है, और चिंता की सबब भी है, लेकिन जाइए ना लेकर उसको बंगाल चुनाव में। सिर्फ टीवी पर बैठने से कि लूडो खेलना है, ये खेलना है, वो करना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हम जनता के बीच में हैं, पूरी जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरी पार्टी चुनाव में है। और हाँ, जब एक बड़ी विजय लेकर आएंगे देखिएगा। जो लोग नारदा कांड में, जो लोग नारदा स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दे गए, प्रदेश की जनता के साथ मिलकर, प्रदेश की जनता के साथ मिलकर बनाएंगे। लोगों से, किन लोगों, नेताओं से सोनार बांग्ला नहीं बनता है, जनता से सोनार बांग्ला बनता है। जनता के लिए माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति खत्म करेंगे, ये टोलाबाजी खत्म करेंगे, ये जो गुंडागर्दी है खत्म करेंगे, ये जो लेफ्ट ने मिलकर मारकाट मचाई थी और टीएमसी ने उसको फॉलो किया, उसको खत्म करेंगे। टीवी डिबेट में जैसे बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स आपस में लड़ते हैं, उनको टीवी डिबेट में जैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है, काश की पश्चिम बंगाल में हम ऐसी जंग देखते। काश की पश्चिम बंगाल में हम जमीन पर जाकर कांग्रेस के नेताओं को काम करते हुए देखते। जैसी जंग यहाँ चल रही है, जैसी जंग यहाँ चल रही है, वैसी पश्चिम बंगाल में भी हम देखें। संदीपा जी, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आने वाले वक्त में राहुल गांधी पहुंचेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ। रचना जी, ये 5 स्टार एसी वाले लोग हैं, ये इटली वाले लोग हैं, ये ठंड में रहना पसंद करते हैं, गर्मी पसंद नहीं है इनके नेताओं को। क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, और ममता बनर्जी ऐसे लग रहा है कि बीजेपी के सभी नेताओं को एक एक करके जवाब भी देंगे, और अकेले काफी ऐसे। बादल देवनाथ जी से अगला सवाल है, सबको गाली देंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। बादल देवनाथ जी से अगला सवाल है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के सभी बड़े लीडर्स नजर आते हैं, तो उनकी तरफ दूसरी तरफ टीएमसी से अकेली ममता बनर्जी सभी को टक्कर देती हुई नजर आती है, जो कि तारीफ करने वाली बात है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सच है वो मैं कहूंगी, लेकिन बादल देवनाथ जी, आपको ऐसा लगता नहीं कि थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए ममता बनर्जी को? अगर जय श्री राम का नारा लिया जाता है तो उस पर जवाब देती रह जाती हैं, टोलाबाजी कहा जाता है तो उसका जवाब देती रह जाती हैं, कट मनी पर जवाब देती रह जाती हैं। ऐसा लगता नहीं ये वो वक्त है जब पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में पहुंचकर अपनी पार्टी की, अपनी नीतियों की, भविष्य की योजनाओं की बात करनी चाहिए? रचना मैडम,
आपने टाइम तो 10 मिनट के बाद आप मुझे बुलाया, तो मैं शिवम भैया ने जो सवाल किया था मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। बंगाल में इमाम भाता और ब्राह्मण भाता दोनों ही मिलता है, और शिवम भैया को इसको पता नहीं है, इसलिए बोल रहा है, जो इमाम भाता के बारे में बोल रहा है, लेकिन ब्राह्मण भाता के बोला नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों ही यहाँ पर ब्राह्मण भाता इमाम भाता दोनों ही मिलता है। तीसरा बात है रचना मैडम, जो तुलाबाजी का बात करते हैं, जो लोग गुंडागर्दी का बात करते हैं, आप देखिए मैडम, जिन लोगों के ऊपर ममता बनर्जी निराश थे, जो लोग ने जो लोगों के पास से वीडियो मिला है, वही प्रदेश ऑफिस से, भाजपा प्रदेश ऑफिस से वीडियो दिखाया है, शुभेंदु का नाम, सोमन का नाम, मैं जो बड़ा दुख से कहता हूँ मैडम, मैं रचना मैडम, सोमन दूसरे का बीपी को लेके घूम रहा है, मैं फोन नहीं करता हूँ, ऐसा हो सकता है मैडम? ये कौन है ये लोग? भाजपा से निकाल, ये कौन है? उसमें तो आपके लोग कौन है? अरे सुनिए ना मैडम, प्लीज बोलने दीजिए, उनको भी तो दिखाई दिया, सीता माता के सम्मान नहीं करते। ममता बनर्जी क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोग राम का नाम लेते, राम को पार्टी का पॉलिटिक्स, नाम लो, अभी भी वो लोग आपके दल में क्या कर रहे हैं? वो लोग अभी भी आपके कांग्रेस का नाम पार्टी लेने में क्या में, कर रहे कांग्रेस हैं? के बारे में कुछ नहीं कर सकते। अरे टीएमसी का दुकान, अरे मेरे पीछे क्यों पड़ गए? रुकिए ना, राहुल गांधी का जवाब नहीं दे सकते और मेरे पीछे पड़ गए। रुकिए ना मैडम, सुनिए ना मैडम, प्लीज रुकिए, टीएमसी का दुकान बंद होने वाला है बंगाल में। थोड़ा चुप कीजिए मैडम, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा बीजेपी टीएमसी आपस में लड़ते रह जाएंगे और जो तीसरा गठबंधन आज हमने देखा। हाँ, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए, आप तो लड़ने लगे ना संदीपा जी से, आप तो लड़ने लगे ना संदीपा जी से, आप बोलिए अपना जवाब। मैंने वही बोला कि इन लोगों को खेला खेलने दीजिए, टीएमसी और बीजेपी को लूडो खेलने दीजिए, मैदान हमारा है। बेटी बड़ा बंद कर दिया, जो लोगों ने एक राज्य में सोना राज्य नहीं बना पाया, वही लोग यहाँ पर आके बोल रहे सोना राज्य बनाएंगे। देखिए कितना बड़ा झूठ है। और जो लोग मेक इन इंडिया दिया 15 लाख का 15 पैसा नहीं दिया, जो झूठे वादा करके वो सत्ता में आ गया, जो एक साल में 2 करोड़ का नकली का बात करके सत्ता में आ गया, प्रधानमंत्री बन गया, देश के राजा बन गया, लेकिन वो तो कुछ नहीं किया। और हाई स्पीड पे नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी नहीं हुआ। उज्ज्वला गैस के बारे में देखिए, यहाँ पर 800 रुपया 1000 रुपया करके गैस का दाम मिलता है, गरीबों का घर में तो आग लगा दिया, किचन में आग लगा दिया। पूरा देश से ज्यादा क्यों है बंगाल में? अच्छा बादल देवनाथ जी, एक सेकेंड, बादल देवनाथ जी, ममता बनर्जी सुनिए ना, शांत रहिए ना, एक सेकेंड, बादल देवनाथ जी सवाल तो सुन लीजिए। बादल देवनाथ जी एक सेकेंड, संदीपा जी शांत रहिए, संदीपा जी एक सेकेंड, संदीपा जी और भी मेहमान हैं। बादल देवनाथ जी आप बार बार कह रहे हैं ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मजबूत है और वो तो अगली सीएम होंगी ही होंगी। आप टीएमसी के मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कौन देख रहे हैं? आपका मुकाबला मुख्य तौर पर किससे है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी का मुकाबला कोई नहीं है मैडम। अच्छा, ममता बनर्जी है, लेकिन 294 का सीट पे मैं तो नहीं कह रहा हूँ 294 हमसे मिल जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी का मुकाबला कोई नहीं है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अपने मुख्य मुद्दे लेकर, सर और भी मेहमान है ना, विवेक जी कहीं, अच्छा ठीक है बोलिए, एक लाइन बोलिए। हाँ, मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत वर्ष, इलेक्शन कमीशन क्या था, सबको चाहिए और विरोधियों को चाहिए और सत्ता में भी कुछ लोग रहना चाहिए। हाँ। सत्ता में रहेगा और विरोधी भी रहेगा, लेकिन भाजपा कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत वर्ष और यहाँ पर आके बोलते हैं तृणमूल मुक्त भारत वर्ष। हाँ। ये क्या हो सकता है मैडम? विरोधी चाहिए, नहीं तो आपका तो डिबेट नहीं होगा। हाँ, सिर्फ भाजपा बिल्कुल चाहिए, नहीं होगा, बिल्कुल चाहिए, कई बार नहीं होते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, आज जब सभी पार्टी से मौजूद है लीडर्स, तो बात करने दीजिए। विवेक जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई में आप लोग फायदा लेने के लिए उतर गए हैं मैदान में? देखिए ऐसा है, मैं बार बार अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भी यही समझा रहा था और ये समझना नहीं चाहते थे कि अगर आप बिहार के रिजल्ट्स को आगे अभी आप देखेंगे पिछले वाले, हाँ। तो आपको बंगाल का रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। हमारी वहां बहुत अच्छी सीटें आई, बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा,
12-13 सीटों में बिल्कुल बॉर्डर लाइन से मैं तो कहूंगा धांधली करके बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार की सरकार बनी है। तेजस्वी यादव की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी एंड द लेफ्ट वाज ऑलमोस्ट अ किंग मेकर। और बंगाल में आप देखेंगी ये लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्योंकि पूंजीपतियों से पैसा ले करके बीजेपी रैलियां करे जा रही है, ग्राउंड लेवल पे वर्कर है नहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़ा जा रहा है और बीजेपी जो बंगाल यूनिट है उसमें लड़ाई चल रही है। दिलीप घोष, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, आपको क्या लग रहा है इनमें सामंजस्य है? ये सारे के सारे चीफ मिनिस्टरशिप के कंटेंडर हैं और आप देखिएगा ये टूटेंगे बीजेपी वाले और अंत में वहां पे सेकुलर सरकार आएगी, वामपंथी कांग्रेस के साथ मिलकर के एक सरकार बनाएंगे। या ना उसमें हिंदू मुसलमान की बात होगी, उसमें सिर्फ एक ही बात होगी, भारतीय की और इंडियन की, डेवलपमेंट की, पॉलिटिक्स की। महंगाई को हम कम करेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम डेवलपमेंट के प्लान पे लड़ेंगे और अभी इनको अंडर एस्टिमेट करने दीजिए। इनको मालूम नहीं है कि यहाँ दिल्ली के ऊपर हम आंदोलन किसानों के साथ कर रहे हैं तो इनकी नींद उड़ी हुई है और वहां पे भी जो हमारे ट्रेड यूनियन है वो वेट कर रहे हैं वामपंथियों के और चुनाव जब आएगा रिजल्ट आएगा तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और दो बंदरों की लड़ाई में ये दो बंदर हैं टीएमसी और बीजेपी, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा जाएगी। अच्छा, दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली रोटी खाएगी, ये विवेक जी कह रहे हैं। फिर अजमल खान जी, आपके मुद्दे तो या विवेक जी भी गिनवा रहे हैं, वही डेवलपमेंट की बातें हैं, वही। हाँ, अजमल खान जी को जवाब देने देते हैं। अजमल खान जी, आप कहीं ऐसा तो नहीं कि महज वोट कटवा साबित होकर रह जाएंगे? देना चाहता हूँ, बहुत बार बीजेपी किया है, उन्होंने तो जवाब तो देना अजमल खान बहुत टाइम से नहीं बोले हैं, हम सभी के साथ बैठे हुए हैं। अजमल जी जवाब दे दें, फिर अगला सवाल आपसे ही होगा। अजमल जी, जो इल्जाम आप हम पे लगा रही हैं, ये इन लोगों के बहाने कह रही हैं कि हमें वोट कटुआ कहा जाता है। अगर हम अपना वोट लेने जाते हैं तो हम अपने वोट के लिए लड़ते हैं, दूसरों को नुकसान होता है, वोट कटुआ कहा जाता है हमें। और दूसरी बात रही है कि जो बहुत बड़े सेकुलरिज्म का नारा दिया जा रहा है, अपने लेफ्ट के साथी से पूछना चाहूंगा कि क्या ज्योति बसु ने एलके आडवाणी के साथ स्टेज शेयर नहीं किया? क्या एलके आडवाणी के, अरे सुन लो 89 में चुपचाप सुनो, कांग्रेस वही है जो शिलान्यास, अरे 89 में जाओ, ज्योति बसु ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ स्टेज शेयर किया, समझे? और तुम्हें क्या मालूम, तुम हाशिए में आके मिट गए, तुम्हारी हस्ती मिट गई। ऐसे कैसे बिल्ली को फायदा होगा? विवेक जी, ऐसे कैसे बिल्ली को फायदा होगा? आप कह रहे थे दो बंदर लड़ रहे हैं, बिल्ली को फायदा हो जाएगा, ये कैसी लड़ाई है? ये कैसी लड़ाई है? विवेक जी शांति से सुन लेते हैं ना, सबसे ज्यादा अनुभवी है, सबसे ज्यादा अनुभवी है हमारे साथ अजमल जी, सुन लेते हैं। यही दिक्कत है, सब लोग पहले बात सुन लो, एक बार सुन लिए ना, अजमल जी को सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। काउंटर क्या करोगे? हाँ जी, रहा सवाल कांग्रेस का तो शिलान्यास का क्रेडिट लेने से लेके मंदिर बनवाने के क्रेडिट लेने के सब कुछ इन लोगों ने किया। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, पीवी नरसिंह राव साहब सो रहे थे, ये लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अगर 70 साल से इनका, अरे चुप रहो, सुनो यार, सही तुम कर देना, बैठो। अरे क्या गलत कह रहे हैं पार्टी की पीटी में आप? अरे हम क्या है ये बता रहे हैं, अरे चुप रहो यार, तुम बोल रहे थे विवेक जी जवाब दे रहे थे ना, अगर ऐसे बोलेंगे किसी का समझ नहीं आएगा, ना अजमल जी का समझ में आएगा, ना विवेक जी का समझ में आएगा। और विवेक जी, कोई किसी की आवाज मत दबाइए ना, सबको बोलने दीजिए, कोई किसी की आवाज मत दबाइए। जवाब सुनने के लिए बैठे और लगातार तुम लोगों की बकवास सुन रहे हैं। अरे सुनिए, और ये विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी शांति से सुन लीजिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे। जो लोग बीजेपी के बड़े विकास के दावे कर रहे हैं, 2014 से लेकर 2021 आने जा रहा है, देख ले महंगाई का रेट, देख ले ह्यूमन इंडेक्स का रेट, देख ले देश के क्या हाल। अरे हम बता रहे हैं, सुनोगे? अरे विवेक जी सवाल वो बीजेपी को लेकर कर रहे हैं, आप कुछ चिल्ला रहे हैं, शांत होकर सुनिए ना, वो 2014 से काउंट कर रहे हैं, एक बार शांत रहिए ना। मुसलमानों की दुश्मनी पर पैदा हुई पार्टी 2 सीटों से लेकर 303 तक पहुंचने वाली साध्वी रितम भरा से लेकर योगी आदित्यनाथ तक मुसलमानों को मारो भगाओ, पाकिस्तान कब्रिस्तान, इसके अलावा क्या रहा है इनके पास? अगर इनको हुकूमत का मौका मिला तो ये इन लोगों ने क्या किया? पेट्रोल की कीमत, महंगाई की कीमत, किसानों की हालत, की हालत,
अच्छा कहाँ विवेक पहुंची जी, हुई है? विवेक तो जी ये अजमल आगे जी से एक नहीं हो सेकंड शांत जाएगा। हाशिए में रहिए। आगे विवेक जी बढ़ के अजमल जी सियासत एक सेकंड आप शांत रहिए। अभी हाशिए विवेक में जी आगे बोल रहे थे अपनी कि पूरे बीजेपी मुल्क और में टीएमसी इन दोनों की लड़ाई का फायदा हम ले जाएंगे, लेकिन अब अलग लग रहा है, अब अलग लग रहा है। AIMIM और आप एक साथ लड़ रहे हैं मैं जिसका जवाब फायदा देना बीजेपी चाहता को हूं, मिल। हाँ, रचना जी। इसीलिए मैं शिवम रचना त्यागी से जी। बोल रही हूँ, जवाब दे दीजिए और देखिए यहाँ कैसे लड़ाई का रचना फायदा जी, शिवम त्यागी ले जा रहे सरकार हैं। से बहुत सारे सवाल हुए हैं तो जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिए। हाँ देखिए, मैं लड़ाई का फायदा बिल्कुल नहीं। विवेक जी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया 20 सेकंड दे दे, फिर उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक दें। मैं बड़ा शालीनता से कहना चाहता हूं कि विवेक जी की और लेफ्ट की प्रॉब्लम ही ये है, इनके बस की लड़ना नहीं है। ये बिल्ली की तरह चोरी से बैकडोर से कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, ये लोकतंत्र है, पीछे से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जीत कर तो आ नहीं सकते, लड़ सकते नहीं, लड़ने की कुव्वत आप में है नहीं, चोरी करने की कुव्वत आप में है, झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा इस देश के खिलाफ चलाने की कुव्वत आप में है, फर्जी आंदोलन चलाने की कुव्वत आप में है, देश के खिलाफ नारे लगाने की कुव्वत आप में है, क्योंकि आपको पता है आप वोट नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है आप रह नहीं गए हैं। केरला और JNU के अलावा पूरे देश में कहीं बचे नहीं आप। और बिहार का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर सेंटेंस में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अरे ऑलमोस्ट में 10 सीटों में क्या कर लोगे भाई? सरकार बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में रहना पड़ता है। आंदोलनों के कंधे पर बैठकर बंदूक नहीं चलाई जाती। किसान है तो किसानों के साथ, देश के खिलाफ नारा लग रहा है तो उनके साथ, कुछ भी मामला हो हर किसी के साथ। आपका अपना आधार क्या है भाई? जीरो है आपका अपना आधार। हम लोग सारे जगह बादल जी, बैकग्राउंड म्यूजिक देने से कोई लाभ नहीं है। जब लगातार आप बोल रहे थे, मैं शालीनता से सुन रहा था, समझ में नहीं आता कि सारे एक साथ क्यों शुरू हो जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये बिल्ली की रोटी ले जाने की कहानी छोड़ दीजिए। बिल्ली कहीं नहीं लेकर जाएगी। हम लड़ रहे हैं, हम चुनाव में हैं, आप लेफ्ट आउट है, जीरो है, छटपटाहट है आपकी जो अच्छा सुनिए, आप सभी मेहमान, आप सभी मेहमान चीखते चिल्लाते रहे, आपकी कई बातें तो मैं ही नहीं समझ पाई, दर्शक भी जाहिर तौर पर नहीं समझ पाए होंगे। आप बड़े सम्मानित हैं, बड़े समझदार हैं, अगर एक एक करके बात करते तो मैं भी समझ पाती, दर्शक भी समझ पाते। और सबक ले लीजिए, एक सेकेंड सबक ले लीजिए, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं कहीं इसी तरीके से अगर लड़ते रहे, जनता कंफ्यूज ना हो जाए, जनता कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन मैं सबका मुंह बंद नहीं कर सकती, मैं सभी से इसलिए आग्रह कर रही हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। चुनावों में वक्त कम है, समझदारी का परिचय जनता दे देती है वोटिंग के दौरान, और ऐसे में सभी पार्टियों को बहुत समझदारी से जनता के बीच पहुंचना चाहिए, न कि एक दूसरे पर सवाल उठाने चाहिए।